हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित और इतने अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को लास्ट तक ज्वाइन करें। आप किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो यही विविध एक्सप्रेस की क्लास आपकी परीक्षा को पास कराएगी। आप चाहे कितना भी मेटेरियल कहीं से भी आप इकट्ठा कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों 8:30 बजे की विविध एक्सप्रेस की क्लास को देखना ना भूलें। ये क्लास आपकी नैया को पार लगाएगी और आपकी परीक्षा को पास कराएगी। ये मेरा बिल्कुल आपसे वादा है और बिल्कुल मैं ओपनली आपसे इस बात को बोलना चाहता हूं कि विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको जो 55-60 वीडियो करा दिए तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। डिक्टो क्वेश्चन आपको वहां से दिखाई पड़ेगा, डिक्टो क्वेश्चन आपको वहां से दिखाई पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ छोड़ा भी तो नहीं है, इसमें सब कुछ मैंने आपको करा दिया है और बार बार आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये विविध एक्सप्रेस की क्लास बराबर चलती रहेगी और उसके बाद भी ये चलती रहेगी। हमेशा 8:30 बजे से ये क्लास आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप जुटिए आप क्लास के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ, पहला क्वेश्चन देखिए आप, सूचना का अधिकार। कितना सदाबहार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, सिर्फ आपसे ये पूछा गया। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर की स्पीड बढ़ा दी है और बहुत स्पीड से मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। लगाइए आप इसका आंसर। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ। और ये हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्लियर? जवाबदेही होती है इसमें कि कितना किसी भी ब्यौरे के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से आपको अगर कोई ब्यौरा चाहिए तो सूचना के अधिकार के तहत कुछ डिपार्टमेंट इसमें जैसे छोड़े गए हैं आपको, डिफेंस वगैरह। अगर आप डिफेंस की सूचना लेना चाहोगे तो डिफेंस में आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे बच्चों, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजभाषा। कितना आसान क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन आपके सामने आया। राजभाषा कौन से अनुच्छेद में आती है? राजभाषा कौन से आर्टिकल में है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। राजभाषा कौन से आर्टिकल में है? 343 में। कितने आर्टिकल में? राजभाषा 343 में है। 343 इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए आप, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कौन सी सन में है? आपसे सेकंड प्रशासनिक आयोग का गठन का सन पूछा जा रहा है। तो मेरे पैचो कौन सी सन से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया? 2005 में मेरे पैचो। 2005 में इसका गठन हुआ। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट देखिए आप। चलिए आप मेरे पैसे लिखिए आप, रबड़। मैंने अब लिखा रबड़। अब रबड़ पे क्वेश्चन देखिए आप। रबड़ का विश्व में फर्स्ट नंबर, पहला स्थान कौन से देश का है? रबड़ के उत्पादन में पहला नंबर कौन से देश का है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा बताओगे? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन सी है? थाईलैंड है। कौन सी कंट्री है?
थाईलैंड। और भारत का वो कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य इसमें नंबर 1 है, तो मेरे बच्चों कौन सा आएगा, केरला। केरला फर्स्ट नंबर, मैंने आपको शॉर्ट तरीका से लिख दिया है रबड़। तो मेरे बच्चों आप इसको नोट करें, रबड़ जो आपका प्लांट होता है, पौधों से भी रबड़ प्राप्त होती है, पौधों में जो एक लेटिक्स पदार्थ निकलता है उससे रबड़ तैयार होती है। तो मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक रबड़ होती है नियोप्रीन, एक रबड़ होती है कृत्रिम रबड़ आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल, एक प्राकृतिक रबड़, एक होती है कृत्रिम रबड़। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इनका आंसर आपको लगाने। मैंने आपसे पूछ लिया प्राकृतिक रबड़, क्योंकि मैंने विद्यार्थी की क्लास में सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। प्राकृतिक रबड़ का पॉलीमर कंपाउंड बहुलक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बहुलक क्या है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। और आर्टिफिशियल कृत्रिम रबड़ का बहुलक क्या है, तब मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। दोनों क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों क्लास के साथ बने रहिए, आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है और लास्ट तक अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बीच में क्लास को छोड़कर न जाएं। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप तंबाकू मैंने यहां पर लिख दिया तंबाकू के उत्पादन में, तंबाकू का विश्व में उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, फर्स्ट नंबर कौन सी कंट्री है। तंबाकू के उत्पादन में पहले पायदान पर कौन सा देश आता है मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। तंबाकू के उत्पादन में फर्स्ट नंबर चाइना आता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर किसका आता है, यूएसए का आता है, और थर्ड नंबर मेरे प्यारे बच्चों किसका आता है, भारत का आता है। थर्ड नंबर भारत है। और तंबाकू के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पायदान पर है, फर्स्ट पायदान पर भारत का कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। भारत के कौन से राज्य में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आंध्रा में होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और है, तंबाकू की खेती भारत में कौन लेकर आए, किसकी देन है, भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है, किसकी देन है, पुर्तगालियों की। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पुर्तगालियों की देन है। भारत में तंबाकू की खेती दक्षिण भारत में किसने की, पुर्तगालियों ने सबसे पहले की। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, देखना मेरे प्यारे बच्चों आप। मैंने यहाँ पर लिखा झील, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, झील। तो झील पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चर्चा होगी, तो मैं यहाँ पर झील लिखूंगा और आपको बताना है कि इस झील के अंदर ये झील कौन से स्टेट में है, इसकी जो पोजीशन है कौन से राज्य में है, आपको सिर्फ राज्य बताना है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों पुलिकट झील, पुलिकट झील भारत के कौन से राज्य में, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। पुलिकट झील भारत के कौन से राज्य में है। इसके बाद लिखोगे आप मेरे बच्चों कोलेरू झील भारत के कौन से राज्य में है, मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। वेम्बनाड झील भारत के कौन से राज्य में है, वेम्बनाड, इसे बोलते हैं विविध एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन आपको कई बार में दिखाई देगा, आपको सिर्फ याद कराने के लिए, रिमाइंड करने के लिए। लोनार झील भारत के कौन से राज्य में है, तो मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। लोनार झील कहां पर है, डल झील भारत के कौन से राज्य में है, डल झील भारत के कौन से राज्य में है। और वूलर झील भारत के कौन से राज्य में है, वूलर झील भारत के कौन से राज्य में, तो मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या आंसर आएगा। यानी आपको पुलिकट झील भारत के कौन से राज्य में लगाइए, पुलिकट झील तमिलनाडु में, कहां पर है मेरे बच्चों, तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में है। और कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और वूलर झील कहाँ पर है मेरे बच्चों? J&K में है। और डल झील भी कहाँ पर है? J&K में है। डल झील भी कहाँ पर है? J&K में है। और लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और वेम्बनाड झील कहाँ पर मेरे बच्चों? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और लिखिए आप इनको पहले आप नोट करें, ये इनका स्क्रीनशॉट करें। देखिए आप अब मेरे बैच आप इसको नोट करो आराम से इसको नोट कीजिए आप। यानी कि आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे बैच आप, मैं इसको रब करता हूं अभी, देखिए आप। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यार जो आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। लिखिए आप अभी झील में, तो मैंने अगर आपसे पूछ लिया झील में मेरे प्यार जो क्वेश्चन देखिए आप, चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में है? ओनली आपको राज्य बताना है। और लोकटक झील मेरे प्यार जो कौन से राज्य में है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन से राज्य में है। सांभर झील भारत के कौन से राज्य में है मेरे प्यार जो आप लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। और एक और लिखा आप डिडवाना झील भारत के कौन से राज्य में है? और मेरे डिडवाना कौन से राज्य में है? और पुष्कर झील भी भारत के कौन से राज्य में? पुष्कर झील भारत के कौन से राज्य में है? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे बच्चों, आंसर क्या आएंगे? स्पीड के साथ लगाएं। चलिए आप बहुत मेरे प्यार ने लगाए डिडवाना, लगाइए आप डिडवाना भारत के कौन से राज्य में है? स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यार से लगा रहे हैं राजस्थान। पुष्कर में भी क्या लगाओगे आप? राजस्थान। सांभर में भी क्या लगाओगे आप? राजस्थान। सांभर सबसे ज्यादा खारापन कौन सी झील के अंदर है? सांभर झील के अंदर है। लोकटक झील मेरे प्यार से कहां पर है? ये आपकी मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यार से आप क्या बताओगे? चिल्का झील। तो ये मैंने आपको पहले भी वीएसपीएस क्लास में एक पॉइंट कराए हैं। अब बहुत मेरे प्यारे बच्चों के क्वेश्चन याद भी हैं, उन्हें इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। आप नोट करें इनको आराम से। चलिए आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए आप मेरे प्यार से। एक कंटेंट आपके सामने आएगा, बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएंगे, देखना आप मेरे प्यार से। देखो आप लिखिए आप, मैंने आपसे पूछा नंदा देवी, लिखिए आप नंदा देवी भारत के कौन से राज्य में है? ये आपके बायो रिजर्व हैं, जीवमंडल है। नंदा देवी भारत के कौन से राज्य में है? तो आपको सिर्फ राज्य बताना है। पंचमढ़ी जीवमंडल, ये पंचमढ़ी नाम से जो है ये भारत के कौन से राज्य में? पंचमढ़ी आपको बताना है। कंचनजंगा भारत के कौन से राज्य में है? कंचनजंगा यानी कि जीवमंडल, आरक्षित जो जीवमंडल है तो ये वो है नंदा देवी, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। और एक और लिखो मेरे प्यार से नीलगिरी। तो नीलगिरी आप सिर्फ 4 बताइए आप, ये 4 मेरे प्यार से कौन कौन से राज्य में इनकी पोजीशन है, सिर्फ आपको 4 ही बताने हैं। तो लगाइए आप स्पीड के साथ मेरे प्यार से, क्या आंसर आएगा आपका? नंदा देवी भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और कंचनजंगा भारत के कौन से राज्य में है? सिक्किम में है। भारत का 22वां राज्य घोषित कौन हुआ? सिक्किम हुआ। नीलगिरी भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। कहां पर है मेरे प्याचो? तमिलनाडु। यानी कि जैव मंडल क्या है? ये जैव मंडल आप बोल सकते हैं, आप आरक्षित जैव मंडल। तो मैंने आपको सिर्फ 4 लिखवाए, टोटल नहीं लिखवाए। तो मेरे प्याचो आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप मेरे प्याचो आप चलो इस तरफ करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट,
चलिए, बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे प्यार बच्चों। देखिए आप, मैं कुछ आपसे रूपांतरित चट्टान के बारे में बात करता हूं। यहाँ पर यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको डिक्टो रखा मिलता है, तब मेरे प्यार बच्चों आप उनका आंसर बताना। क्लियर? तब मैंने यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों लिखिए आप ग्रेनाइट, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से क्या बनता है? ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट किस में बदलता है, किसका एक रूपांतरित रूप है? तो ग्रेनाइट से बनता है नीस। क्या बनता है? नीस। तो नीस कौन सी चट्टान में आएगा? रूपांतरित चट्टान में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूपांतरित चट्टान में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, चूना पत्थर, मैंने यहां पर लिखा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर किस में बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका रूपांतरित रूप क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। चूना पत्थर से क्या बनता है? चूना पत्थर से मेरे प्यारे बच्चों संगमरमर बन जाता है। संगमरमर, संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का एक रूप है मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप सेल, सेल, सेल किस में बदल जाती है? बहुत बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं। सेल किस में बदल जाती है? सेल स्लेट में बदल जाती है। किस में मेरे प्यारे बच्चों? स्लेट में कन्वर्ट होती है। सेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों कोयला, कोयला, कोयला से, कोयला किसका रूप है? कोयला किसके, यानी कोयला से क्या बनता है? ग्रेफाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रेफाइट किसका रूपांतरित रूप है? कोयला का रूपांतरित रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। एक बहुत अच्छे बेसिक कंटेंट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग द वर्ड में सीधा डिक्टो क्वेश्चन मिलता है। तब मेरे प्यारे बच्चों आपके ऐसे क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होने चाहिए। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपके सामने आएंगे। क्लास को लास्ट तक वॉच करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप नोट करें इसको। चलिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए आप, मैं इसको रब करता हूँ अभी और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अभी। चलिए आप, बढ़िया पॉइंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए। लिखिए आप मेरे बच्चों, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? आप बोल कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। अब कोई भी मेरा प्यारा बच्चा ऐसा ना हो क्लास के अंदर कि विविध एक्सप्रेस की क्लास लगातार 4 महीने से 5 महीने से मुझसे 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास में आप मुझसे क्लास पढ़ते हैं आप, और ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर जाओगे। नहीं होगा इस तरह से। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? कब जोड़े गए? सिर्फ आपसे पूछ लिया कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो ओनली आपको मेरे प्यारे बच्चों सन बताना है, और इसकी सन आप स्पीड से लगाइए कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो मेरे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ। एक क्वेश्चन हो रहे, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का हल या निपटारा सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कब दिया गया? अधिकार कौन सी सन में कब मिला? इसका लाइन का सीधा मतलब है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का हल करने के लिए कौन सी सन में ये पावर दी गई, कौन से सन में अधिकार दिया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सन बतानी है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, दोनों में आपको सन बतानी है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और टाइपिंग की स्पीड के साथ लगा रहे हैं। इसमें गलत भी लगा रहे हैं और सही भी बहुत लगा रहे हैं। इसमें बहुत बच्चों ने सही बिल्कुल लगा दिया है, बहुत मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही लगा दिया है। इसमें मेरे बच्चों ने लगाया 1976, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें मेरे बच्चों आपको लगाना है 1978 मेरे बच्चों आपको इसमें 1978 लगाना है। अब आप समझ गए होंगे कि 1978 में कौन से नंबर का संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत ये प्रावधान हुआ। और ये मूल कर्तव्य कब जोड़ गए? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और मूल कर्तव्य पर आप बहुत सारे कंटेंट लिख सकते हो, सब आपके वो तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य, यहां पर दो तीन क्वेश्चन देखिए आप। अनुच्छेद आपको इसका बताना है, भाग आपको इसका बताना है। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। स्रोत कहां से लिया ये आपको बताना है।
पहले कितने थे, पहले मूल कर्तव्य कितने थे, आज वर्तमान कितने हैं, वर्तमान कितने हैं, और 11वां ये वर्तमान जो 11वां कब जोड़ा गया। तो मेरे बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए। तो मेरे बच्चों होमवर्क क्या, जो आपका जो कमेंट बॉक्स में जो चैट है तो उसमें भी आप स्पीड के साथ इन सबका आंसर लिखिए। आप मुझे सबके एक एक क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। प्रत्येक बच्चा एक लाइन में भी लिख सकता है, बार बार भी लिख सकता है। इनका आंसर लगाए स्पीड के साथ। कौन से आर्टिकल में मूल कर्तव्य रखे गए, कौन से भाग में आते हैं, स्रोत कहां से लिए, 11वां कब जोड़ा गया, तो वर्तमान कितने हैं, पहले कितने थे। और मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लगा रहे हैं। बिल्कुल आपको डिक्टो मिलेगा, चाहे आपके पहले याद था या नहीं था, ये आपने पहले कितनी बार पढ़ रखा है, 100% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे बच्चों स्पीड के साथ लगाए, टाइपिंग करें। चलिए आप बहुत मेरे पैटर्न लगा दिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको यह बताना है, बताइए आप। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बता दीजिए, ठीक है। देखो आप मेरे पैटर्न, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में 51 के कै में रखे गए हैं, भाग कौन सा आएगा, 4 का कै आएगा, भाग 4 का कै आएगा। और 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2000। पहले कितने थे, 10 थे, आज वर्तमान कितने, 11 हैं। क्लियर। मूल कर्तव्य का जो स्रोत है कहां से लिया है, रूस से लिया है मेरे बच्चों, रसिया से लिया है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं या इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट। चलिए बढ़िया पॉइंट देखिए आप। मैंने पूछा आपसे भाषा कौन सी अनुसूची में रखी गई है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भाषा कौन सी अनुसूची में रखी गई है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं भाषा का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की जो स्पीड है इतनी तेज स्पीड से टाइपिंग करें, एक सेम टाइम में आंसर बताएं कि भाषा का जो वर्णन है कौन सी अनुसूची में आता है। तो बहुत खुशी मुझे हो रही है, एक एक बच्चा उस अनुसूची का नाम बता रहा है कि सर जी इस नंबर की अनुसूची में भाषा का वर्णन है। और भाषा कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में आती है। 8वीं अनुसूची में भाषा रखी गई है, 8वीं सूची में भाषा को रखा गया है। तो अब यहां क्वेश्चन है, देखिए आप, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी। कभी क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और उसके बाद आज वर्तमान कितनी है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान कितनी भाषाओं का वर्णन है। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, 8वीं अनुसूची में आज कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने संविधान की क्लास को अच्छे से वॉच कर लिया है, यूट्यूब पर भी मैंने आपको इनकी वीडियो डाल रखी है, वहां पर अच्छे अच्छे कंटेंट डले हुए हैं, तो संविधान की वीडियो आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं आप। और कोर्स में भी आपके जो दिशा वेबसाइट का दिल्ली पुलिस के लिए जो स्पेशल साइट बनाई गई है, उस साइट पर भी आपकी संविधान बहुत स्पीड के साथ, बहुत अच्छे तरीका, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ डाल दिया जाएगा। आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं आप, और आपके साइट में भी डाल दिया जाएगा मेरे बच्चों बहुत अच्छे तरीका से। देखिए आप मेरे बच्चों 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी है, 22 है। अब यहां पर एक पॉइंट और देखोगे आप, इसको मैं रब करता हूं मेरे बच्चों, देखिए आप बढ़िया कंटेंट। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, बताइए आप, यानी कि जो हमारी 15वीं भाषा थी वो कब जोड़ी गई। क्वेश्चन है 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, और उसके बाद 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई और कौन सी सन में, कौन से संशोधन में। मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी 15वीं भाषा थी, सिंधी को जोड़ा गया। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत मजबूत साबित होगा और इतना बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे बच्चों आगे लिखोगे आप। इसके बाद
बाद 15 14 कितनी होगी 15। उसके बाद 3 भाषाएं कब ऐड हुई, तो मेरे पैचो लिखिए आप 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 3 भाषा यहां पर ऐड हुई हैं। तो 3 भाषा यहां पर कौन सी जोड़ी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, आप वो 3 भाषाएं कौन सी ऐड हुई है। लिखिए आप मणिपुरी कोंकणी, मणिपुरी कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी कोंकणी और नेपाली। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, बड़ा अच्छा कंटेंट आपके सामने। तो मेरे बच्चों लिखिए आप इसको नोट करें। एक पॉइंट इसका और रह गया है, उसे भी आप लिखोगे आप 92 92वां संविधान संशोधन। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। देखिए आप 92 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत, तो इसमें 4 भाषा ऐड हुई थी, 4 भाषा जोड़ी गई। तो 15 3 18 तो वो हो गई थी, तो यहाँ पर 15 3 18 4, यहाँ पर हो गई 18 4 22, तो यहाँ वर्तमान 22 है। तो 4 भाषाएं कौन सी हैं जो 2003 में ऐड हुई हैं, तो मेरे पैचो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बच्चे स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं और बिल्कुल क्लास के साथ बड़े हुए हैं और क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 4 भाषाएं कौन सी है लिखिए मेरे पैचो आप, डोगरी, मैथिली, संथाली और एक और मेरे पैचो बताइए आप, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। कौन सी मेरे पैचो, बोडो। ये भाषाएं 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में। तो 2 यानी 18 और 4 22। आज वर्तमान में कितनी भाषाओं का वर्णन है मेरे पैचो आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं और इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप इसको मैं रफ करता हूं। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे पैर से, देखिए आप कितना बढ़िया कंटेंट आएगा। लिखिए आप बढ़िया पॉइंट, लिखिए मेरे पैर से आप, सुहारवादी। कितना एक इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत मेरे पैर से हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत बताएं। हो सुहारवादी सुहारवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सुहारवादी संप्रदाय या परंपरा, संप्रदाय के संस्थापक मेरे प्यारे कौन थे, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। सुहारवादी संप्रदाय परंपरा सिलसिला के फाउंडर कौन थे, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। तो मेरे प्यारे आप अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो, आप लगाइए स्पीड के साथ। इसमें आंसर क्या आएगा, जिन बच्चों ने ऑफलाइन में इतिहास की क्लास को अच्छे से वॉच किया है वो मेरा प्यारा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकता है। और हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही बच्चे लगा रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि गलत के चांस ज्यादा हैं। तो सुहारवादी जो फाउंडर हैं बहाउद्दीन जकारिया। अब एक क्वेश्चन और मैं यहां पर देता हूं आपके लिए। तो मेरे पैचो लिखिए आप, चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर कौन थे। चिश्ती संप्रदाय, इसे तो मेरे पैचो आप बता सकते हैं आप, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहां पर है, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर मुगल बादशाह भी कौन से संप्रदाय को मानता था, अकबर मुगल बादशाह कौन से संप्रदाय को मानता था, चिश्ती संप्रदाय को मानता था। और अकबर का गुरु इसमें कौन था, यानी शेख सलीम चिश्ती। तो मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, देखिए आप मेरे प्यारे आप, बढ़िया कंटेंट। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। ये विद एक्सप्रेस की क्लास आपकी सिर्फ रिमाइंड एक्सप्रेस क्लास, आपको सिर्फ रिवाइज क्लास है। और जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ भी लिए वो भी दोबारा से आ जाते हैं और नए भी ऐड हो जाते हैं। तो मेरे पैसे धैर्य बनाकर रखें। दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं आप, एक परीक्षा आपकी पास होगी। विद एक्सप्रेस की क्लास जिस बच्चे ने पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस बच्चे ने विद एक्सप्रेस की क्लास के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया और स्टार्टिंग से लगा हुआ है इस क्लास के पीछे, उसका जीएस कभी कमजोर जीवन में नहीं होगा और उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे पैचो 8:30 बजे मैं इस क्लास को लेकर आता हूं और कहीं भी आप देखोगे तो इस तरह की क्लास आपको
बराबर इस तरह से एक एक्सप्रेस क्लास कोई भी आपको इस तरह से पूरे कंटेंट के साथ पूरे क्लिप के साथ पूरे प्रॉपर तरीका के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने के लिए कोई भी आपके लिए ऐसी क्लास लेकर नहीं आता है। आपके लिए एक ऐसी क्लास में लेकर आता हूं और ये मेरी क्लास हमेशा बनी रहेगी, हमेशा आपके लिए चलती रहेगी। ऑफलाइन क्लास चलेगी तब भी आपके लिए विविध एक्सप्रेस क्लास हमेशा यूट्यूब पर मैं आपके लिए रात 8:30 बजे आपके लिए डालता रहूंगा, जिससे कि आप जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जो प्रॉपर तरीका से टॉपिक को पढ़ा है, तो आपकी वहां पर रिवाइज रात में आप उससे प्रैक्टिस कर सको, रिवाइज कर सको, एक एक क्वेश्चन को आप याद कर सको और हमेशा आप अपने सब्जेक्ट को याद रख सको। क्लियर? देखिए आप मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर। बैरोमीटर अपना में एक यंत्र है, तो इसका फंक्शन क्या है? बैरोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? मेरे पैर से लिखिए आप, एक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं इनका आंसर, बहुत खुशी हो रही है। इसे कहते हैं प्रैक्टिस मोर गेम। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से मेरे पैर क्या मापा जाता है? एक को लिखोगे आप अल्टीमीटर। इन चार में से एक आने के पूरे चांस रहते हैं एग्जाम में, तो मेरे पैर बड़े स्पीड के साथ आप लगा सकते हो। आप ये चार उपकरण मैंने आपको पहले विविध एक्सप्रेस में लिखवाए और दोबारा से भी आपके सामने लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया हूं? कि जिससे कि आपको जीएस हार्ड ना लगे। एक पॉइंट जब आपको 10 बार 15 बार दिखाई दे रहा है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ फिक्स है। जब फिक्स है तो दोबारा से क्वेश्चन आएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर से क्या काउंट होता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से मेरे पैर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता बोले तो नमी, आर्द्रता नमी मापी जाती है मेरे बच्चों, आर्द्रता नमी मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है मेरे बच्चों। आप द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। अल्टीमीटर से क्या काउंट होता है? अल्टीमीटर से क्या काउंट होता है? विमानों की ऊंचाई काउंट होती है। विमानों की ऊंचाई काउंट होती है। विमानों की ऊंचाई काउंट होती है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा भी रहे हैं। अब इस बैरोमीटर में आपको एक पॉइंट और बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आप, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम एकाएक नीचे गिर जाए तो संकेत तूफान का आता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा का संकेत है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक एक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ का संकेत है मेरे प्यारे बच्चों, मौसम साफ का संकेत है। फिर इसका पॉइंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन की एग्जाम में वैल्यू होती है। कोई क्वेश्चन अपने आप में बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन अपने छोटा नहीं है। अगर आपके याद है तो आपके लिए बहुत छोटा है, याद नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने बेस को मजबूत रखोगे आप, तो कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस विविध एक्सप्रेस की क्लास के माध्यम से ही मैंने आपकी जीएस को इतना आसान बना दिया आपके लिए। बहुत मेरे प्यारे बच्चों का इतना मोरल हाई है इस टाइम, उन्हें जीएस का कोई भी सब्जेक्ट इनका कमजोर नहीं है और सब सब्जेक्ट उनके बराबर एवरेज चल रहे हैं। उन्हें कोई से भी सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे जो क्लास दिशा के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर तुरंत लगाते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही मेरे जीवन की सफलता है। जब मैं यह क्वेश्चन लिखता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर इतना स्पीड से लगाते हैं, इतना क्वेश्चन का आंसर वहां आता है टाइपिंग के बाद, टाइपिंग स्पीड करते हैं और क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। बहुत अच्छी खुशी होती है और फिर मुझे लगता है कि अब इनकी परीक्षा फेल नहीं होगी, 100% पास होगी। मेरे पैसा आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, मेरे पैसे देखिए आप। अच्छा नहीं मिटा, कोई बात। चलिए आप लिखिए, आप मेरे पेचाप एक बल मैंने आपने निकला, आसंजक बल क्या होता है। अब ये फिजिक्स का पॉइंट है, आसंजक बल क्या होता है। आसंजक बल मेरे पैचक क्या होता है। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी की बहुत बड़ी वैल्यू है। दिल्ली पुलिस जैसे पेपर में एसएससी पेपर ले रही है, साइंस का रोल बहुत ज्यादा है। 50 नंबर की जीएस आएगी और 50 नंबर की जीएस में साइंस आपका खेल बिगाड़ सकती है। साइंस आपका खेल बिगाड़ सकती है। साइंस आपको मेटल मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरे पैचो बात वही है कि आपके दिमाग में वो साइंस आनी चाहिए, वो आपके पॉइंट से पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। मेटेरियल बहुत है मार्केट के
अंदर, चैनल के अंदर, सबके अंदर बहुत मेटेरियल है, लेकिन मेटेरियल से मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि आपकी कितनी समझ में आता है, मतलब है आपकी समझ में कितना आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप साइंस का आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10-12 नंबर की, 15 नंबर की साइंस आई तो वहां आपका खेल बिगाड़ सकती है। साइंस को आप हल्के में मत लेना मेरे प्यारे बच्चों। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी का तो मैंने बहुत सारा पोर्शन यानी कंप्लीट सी बायोलॉजी यूट्यूब पर भी डाल रखी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वहां से भी उसे वॉच कर सकते हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री अभी और होगी आपकी, बट वो विद एक्सप्रेस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, बट प्रॉपर टॉपिक की तरीका, प्रॉपर जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो अभी यूट्यूब पर आपको नहीं मिल पाएगा। बट विद एक्सप्रेस की क्लास में साइंस जरूर मैं आपको कराता हूं, डेली कराता हूं मैं आपको, बट प्रॉपर टॉपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी उस पर डाली जा रही है। अभी ज्योग्राफी चल रही है, उसके बाद वो साइंस का ही नंबर है तो उसमें वो साइंस डाली जाएगी। बट आपको विद एक्सप्रेस की क्लास में यानी कि प्रैक्टिस के लिए एक छोटी छोटी क्लिप के लिए यहां पर आपको जुटना होगा, जिससे कि आपकी क्लास, जिससे कि आपके सब कुछ याद रहे। अब क्वेश्चन है, आसंजक बल अपने आप में क्या है? आसंजक बल कैसा बल है, कैसा बल लगता है? तो मेरे पहचान आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। आप दो अलग अलग लिखिए, आप दो अलग अलग पदार्थों के, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच, पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल, अणुओं के बीच लगने वाला बल मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? आसंजक बल कहलाता है। और इसको अंग्रेजी में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? अधेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधेसिव फोर्स बोलते हैं। एक इसका होता है सहसंजक बल, सहसंजक बल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? इसका विपरीत होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, इसमें शॉर्ट में लिख दो आप, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? सहसंजक बल। और दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आसंजक बल। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसे स्पीड से आप इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। एक पॉइंट और देखोगे आप, मैंने पूछ लिया बार किसकी इकाई है, बार किसकी यूनिट है? मेरे पैचे बताइए आप, बार किसकी इकाई है? बहुत मेरे पैचे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं। बार किसकी इकाई है? दाब मापने की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। लिख दो आप, दाब मापने की इकाई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपका खेल बिगाड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप साइंस को हल्के में मत लेना, साइंस को अच्छे से करके जाना। मेरे प्यारे इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप इसको नोट करते हैं, इसको रब करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने क्लास के साथ। लास्ट तक मेरे प्यारे बच्चों बने रहें, आप क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। देखिए आप, डाइन किसका मात्रक है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। और अभी मैंने ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस कराई थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा था, डाइन किसका मात्रक है? सिर्फ मैंने आपसे ये पूछ लिया, डाइन मेरे प्यारे बच्चों किसकी यूनिट है? आप क्या लगाओगे? डाइन किसकी यूनिट है? मेरे प्यारे बच्चों बहुत बच्चे स्पीड के साथ लगा रहे हैं। यानी कि डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, बल का मात्रक है। मैं आपको फिजिक्स प्रॉपर क्लास में भी कराऊंगा, लेकिन यूट्यूब पर फिजिक्स प्रॉपर क्लास में नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा वाइड एरिया है। दिशा वेबसाइट पर जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस का कोर्स परचेज किया है उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री डालना बहुत कंपलसरी है। और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है छोटे छोटे पॉइंट के लिए, आप विद क्लास से आप ज्वाइन हो सकते हो। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे बच्चों लिखिए आप। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप डेसिबल से हम क्या काउंट करते हैं? डेसिबल कितना छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया है। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी यूनिट है? इतना आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपके सामने। डेसिबल किसकी यूनिट है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, डेसिबल किसकी इकाई है? बहुत मेरे बच्चों स्पीड के साथ लगा भी रहे हैं। डेसिबल किसकी यूनिट है? ध्वनि, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, क्यूरी क्या है? क्यूरी, चलिए आप, मैंने पूछा आपसे क्यूरी अपने आप में क्या है? क्यूरी
अपना में क्या है, क्यूरी क्या है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं क्यूरी क्या है। अगर छोटे छोटे कंटेंट पॉइंट आप ये नहीं बता पा रहे आप तो समझो कि आपका उस साइंस का जो भी वो सब्जेक्ट है उसमें आपका बेस बहुत कमजोर है। तब मेरे पैर से लिखिए आप रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की इकाई, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की इकाई, पदार्थों की एक्टिविटीज, सक्रियता की इकाई क्या कहलाती है, क्यूरी कहलाती है। तो मेरे बच्चों मैडम क्यूरी के नाम पर इस यूनिट का नाम क्या रख दिया, क्यूरी रख दिया। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की है, मैडम क्यूरी ने की है। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है, हेनरी बैकुरल ने की है। एक एक पॉइंट आपके सामने आएगा। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए आप। तब मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप मेरे पैर से देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके सामने, बढ़िया कंटेंट, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे और फिजिक्स भी आपकी कमजोर नहीं रहेगी, आप बेफिक्र रहिए। आप जिन बच्चों का बेस अच्छा है उनकी विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ ही मैं आपकी फिजिक्स को अच्छा करा दूंगा, केमिस्ट्री को भी अच्छा करा दूंगा। क्लियर? लिखिए आप मेरे बच्चों ऊष्मा, ऊष्मा लिखिए आप। पहले आप ऊष्मा अपना में क्या है, ऊष्मा क्या है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा क्या है। एक प्रकार की ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। इतना पॉइंट तो लिख सकते हैं आप, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा अपने आप में क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। इतना तो लिख सकते हैं आप, एक प्रकार की ऊर्जा है। तब मेरे पैसे लिखिए आप कैलोरी क्या है, कैलोरी क्या है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी अपना में एक यूनिट होती है, कैलोरी अपना में क्या होती है, एक यूनिट होती है। और सीजीएस पद्धति में ऊष्मा की क्या होती है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी कहलाता है। मेरे पैर आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। मेरे पैर आप सीजीएस पद्धति में बढ़िया कंटेंट। नेक्स्ट लिखिए आप, हेनरी किसका मात्रक है, हेनरी किसका मात्रक है। बहुत मेरे पैर से स्पीड के साथ ऐसे ऐसे पॉइंटों को लगा रहे हैं। हेनरी किसका मात्रक है, जैसे मैंने यहां लिखा हेनरी तो बहुत मेरे पैर ने टाइपिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया है। हेनरी किसका मात्रक है, आपके सामने हेनरी लिखा हुआ है। तब मेरे पैर बताइए आप, हेनरी किसकी यूनिट है, हेनरी प्रेरक का मात्रक है। हेनरी प्रेरक का मात्रक है, का मात्रक है। जब प्रेरक पढ़ाऊंगा मैं आपको तो डिफाइन कराऊंगा कि प्रेरक होता क्या है। तो यहां पर अगर मैं इसको पूरा सबको डिफाइन करूंगा तो वो जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्लियर? और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। हर्ट्ज, अगर मैंने आपसे पूछ लिया हर्ट्ज किसका मात्रक है, तब मेरे पैर से आप क्या बताओगे, हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवर्ती का मात्रक है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मात्रक है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, बूंद बूंद से समुद्र भरता है मेरे पैचो। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए आप इसको। चलिए आप, मैं इसको रब करता हूं। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, क्लास के साथ बने रहिए लास्ट तक मेरे पैचो, बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे। देखिए आप, एक बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, विखंडन लिखिए आप, पूरा लिख दो आप इसको, नाभिक के विखंडन ही करके लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। चलो मैंने यहां पर लिखा नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन अपना में क्या होता है, एक विखंडन का क्लीवेज, एक होता है नाभिकीय संलयन। ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े इनकी एग्जाम के अंदर इनकी इंपोर्टेंस की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो कुछ भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ बहुत डिक्टो लिखवा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। जिस दिन आप दिल्ली पुलिस के पेपर को दोगे, बुकलेट आपके सामने मिलेगी, ऑनलाइन पेपर आप दोगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट आपको दिशा प्लेटफॉर्म से विद एक्सप्रेस की क्लास से ना मिले तो तब आप मुझे आकर बताना कि सर जी आपने जो विद एक्सप्रेस हमें पढ़ाया वहां से क्वेश्चन नहीं आए। तब मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन, एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आपको लगता ऐसा है विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ अगर आप उसका सही तरह से एनालिसिस करोगे तब मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। जिस बच्चे को इस क्लास की वैल्यू को पता है, जिस बच्चे को विद एक्सप्रेस की क्लास की वैल्यू को पता है, वो बच्चा क्लास के साथ लास्ट तक बना रहता है और क्लास के साथ हमेशा बना रहता है और अपने अच्छे अच्छे कंटेंट
कंटेंट को निकालता रहता है। जिसको पता है कि जीवन में बहुत बड़े पद पर, बड़े मुकाम पर पहुंचना है, वो दिशा के प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं सकता। उसको पता है कि दिशा का प्लेटफॉर्म ही हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है, क्योंकि ये दिशा प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक रेगुलर क्लास देता है और कोई भी क्वालिटी के कोई का साथ कोई समझौता नहीं करता है। तो मेरे पैसे देखिए आप, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन दोनों अपना में क्या है। जब दो हल्के नाभिक, मेरे विखंडन में क्या होता है, जब एक भारी नाभिक, ये भारी नाभिक है और हल्के दो नाभिक में टूट जाता है, हल्के दो नाभिक में टूट जाता है, तब मेरे पैर जो विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। जब हल्के दो नाभिक एक भारी नाभिक बनाते हैं, जब हल्के दो नाभिक एक भारी नाभिक बना देते हैं, तो उसे मेरे पैर जो संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे संलयन बोलते हैं। तो मेरे पैचो, ये आपके लिए कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जब एक भारी नाभिक हल्के दो नाभिकों में टूटता है तो क्या क्रिया कहलाती है? विखंडन क्लीवेज कहलाती है। और जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसे संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप, नाभिक के विखंडन से कौन सा बम बनता है? परमाणु बम। परमाणु बम कौन सी क्रिया को फॉलो करता है? कभी आपसे पूछा जाए तो मेरे पैचो बताना, नाभिक के विखंडन। और हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया को फॉलो करता है? तब मेरे पैचो क्या बताओगे? नाभिक के संलयन। हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया को फॉलो करता है? नाभिक के संलयन। परमाणु बम कौन सी क्रिया पर बनता है? नाभिक के विखंडन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने। मेरे पैचो, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरा प्यारा बच्चा ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहा है तो फाइट से बाहर हो जाएगा। एक बात और, जब एक भारी नाभिक दो में टूट रहे तो कमजोर हो गया है, जब दो हल्के नाभिक एक साथ जुड़ गए तो वो मजबूत हो गए। तब मेरे प्यारे बच्चे, एक लाइन और है, ये जो हाइड्रोजन बम है ये परमाणु बम से ज्यादा भारी है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना भारी होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना भारी होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया पर बनता है, तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया पर बनता है? नाभिक के संलयन क्रिया पर बनता है। और नाभिक के परमाणु बम कौन सी क्रिया पर बनता है? नाभिक के विखंडन पर बनता है। और सूर्य में जो अपार एनर्जी निकलती है, सूर्य के अंदर भी कौन सी क्रिया होती है? नाभिक के संलयन की क्रिया होती है। और हाइड्रोजन वहां बनता है और हाइड्रोजन उसमें हीलियम में कन्वर्ट होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मांड में क्वेश्चन पॉइंट जोड़िए आप, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सबसे आवारा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? कैवेंडिश। तब मेरे प्यारे बच्चों, एक ही कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्लास के अंदर एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो आपको बिल्कुल मेरी आवाज वहां सुनाई पड़ेगी और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने मेरी क्लास को वॉच किया है, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे हो आप। और ये उसकी परीक्षा पास होगी जो मेरा प्यारा बच्चा धैर्य के साथ क्लास के साथ बना हुआ है और बिल्कुल धैर्य दिखाता है। अब जिसके अंदर एक फोबिया हो गया है, एक डर हो गया है, एक जिसके अंदर बिल्कुल एक ऐसे लगा लो बिल्कुल भी उसे विश्वास नहीं है कि मैं परीक्षा को पास कर जाऊंगा, जिसने जैसे कहा वहां जाकर ऐसे इधर उधर चैनल से जुड़ गए, तो मेरे पैचे ऐसे बच्चों की परीक्षा पास नहीं होती है। जो बच्चा अपने एक ही मेथड से अपने टीचर से वहीं से पढ़ता चला रहा है, उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी और उसका विश्वास भी, उसका मोरल भी बहुत हाई रहेगा और वो अपनी परीक्षा को पास कर जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, मैंने यहां लिखा समस्थानिक। एक एक कंटेंट मेरे प्यारे साइंस में थोड़ा सा समझाना होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये आती है, समस्थानिक, समभारी, लेकिन इंटरेस्टेड टॉपिक सबसे ज्यादा साइंस ही है। जिसकी समझ में साइंस का कंटेंट आ गया, समझो उसे साइंस में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अगर दिशा के प्लेटफॉर्म से आप क्लास को पढ़ते आप, तब मेरे प्यारे साइंस भी आपको ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको 100% समझ में आती है। समस्थानिक
समभारी और सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, ये तीनों कंटेंट जीएस के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और जब ये आते हैं तो गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार है समान होते हैं। वे तत्व लिख सकते हो आप, वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं? असमान होते हैं। और इसमें उल्टा लिखोगे आप, सम का मतलब समान, भारी का मतलब परमाणु भार, जिनमें परमाणु भार समान होते हैं। इनमें परमाणु भार कैसे होते हैं? समान होते हैं, बाकी सब असमान होते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक, नाम से लग रहा है इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इनके एग्जाम्पल नहीं बताई। समस्थानिक के एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो 1H1, 1H1, 1S2, 1S2, 1S3। तो मेरे बच्चे इसका एग्जाम्पल ये है, समभारी का आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और आपका कैल्शियम 2040 और इसका सम न्यूट्रॉनिक का आपका सोडियम 714, कार्बन 13-6। तो मेरे बच्चों आप इनके एग्जाम्पल थे। जब मैं केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा तब आप देखना बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा। नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे बच्चों, बढ़िया कंटेंट, बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने देखना। आपसे मैंने पूछ लिया मेरे बच्चों, देखिए आप फोटान किसे कहते हैं? फोटान, मेरे बच्चों फोटान क्या होता है? एक एक कंटेंट आपको लिखवाया जाएगा। विविध एक्सप्रेस की क्लास में भी आपको एक एक कंटेंट लिखवाया जाएगा। बट मेरे बच्चों और भी सब्जेक्ट होते हैं विविध एक्सप्रेस की क्लास के लिए, एक टॉपिक को प्रॉपर तरीका से मैं नहीं करा सकता। क्लियर? क्योंकि विविध एक्सप्रेस की क्लास में जब मैं आपके लिए 1 घंटे के लिए आता हूं तो यहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट का एक बैलेंस बनाकर आता हूँ कि एक एक सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आए। तो वो मेरा प्यारा बच्चा जो बिल्कुल तैयारी कर रहा है और एक सब्जेक्ट को टाइम उसे नहीं मिलता है, वो एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो उस लास्ट 8-10 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। प्रैक्टिस तो उसने कर रखी है बट और भी मैथ रीजनिंग भी उसको करने होते हैं। तो इसलिए विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ वो बच्चे बैठे रहते हैं और उन्हें बिल्कुल अपने पॉइंट याद आते रहते हैं। मेरे बच्चे देखिए आप, फोटान क्या है? फोटान ऊर्जा के बंडल होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं। ऊर्जा के बंडल होते हैं। ऊर्जा के बंडल, एनर्जी के बंडल होते हैं। मेरे बच्चों फोटान क्या है? ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। जो प्रकाश की चाल से चलते, लिख सकते हैं आप, जो प्रकाश की चाल से चलते हैं, फोटान कहलाते हैं। मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट आपके सामने देखिए आप मेरे बच्चों, बढ़िया कंटेंट। मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे देखिए आप। देखिए आप, एक आसान क्वेश्चन बिल्कुल बता दोगे आप, देखते नहीं। मैंने आपसे पूछ लिया पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? बहुत मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, सर जी पास्कल तो दाब की इकाई है। लिख दीजिए आप मेरे बच्चे, दाब की इकाई, दाब की यूनिट, दाब का मात्रक पास्कल है। मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। पास्कल अपना नाम क्या है? दाब की इकाई है। नेक्स्ट लिखिए आप, पेरिस्कोप क्या है? इसको नोट करें मेरे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट मत करो, ज्यादा स्क्रीनशॉट आप कर, कितना स्क्रीनशॉट करोगे लिखिए आप। पेरिस्कोप क्या है? एक यंत्र मैंने यहां लिख दिया आपके लिए, उपकरण है। पेरिस्कोप अपना में क्या है मेरे बच्चों? पेरिस्कोप अपना में क्या है? बहुत मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसका आंसर लगा रहे हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप यंत्र का यूज होता है। पनडुब्बी के अंदर से, सबमरीन, पनडुब्बी लिखिए आप, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए, बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए मेरे बच्चों किसका यूज होता है? पेरिस्कोप यंत्र का यूज होता है। मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट मेरे बच्चों देखिए आप, बहुत बढ़िया कंटेंट, प्रॉपर क्लास मिलेगी इसकी। तो मेरे बच्चों बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। जैसे मैंने यहां लिखा परावर्तन,
क्या लिख दिया, परावर्तन। तब मेरे बच्चों इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तब परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन से मतलब होता है जब कोई किरण आती है और चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तन कहलाती है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल में देखोगे आप परिभाषा, जैसे कोई किरण चिकने पृष्ठ पर आई, ये कोई चिकना पृष्ठ है और किरण यहां से आ रही है और यहाँ चिकने पृष्ठ से टकरा रही है और वापस ऐसे जा रही है। क्लियर। तो ये इसमें अभिलंब होता है मेरे बच्चों। क्या होता है, ये अभिलंब होता है। ये कौन सी किरण होती है, आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तब मेरे बच्चों जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको आपतित कौन, परावर्तन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तो मेरे बच्चों तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इनके सारे पॉइंट आपको बताए जाते हैं। सिर्फ आपको परावर्तन इसलिए बताया कि परावर्तन क्या होता है, कोई भी किरण आएगी चिकने पृष्ठ से टकराएगी और वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट देखोगे आप अपवर्तन। चलिए मिटाई नहीं अभी तो, कोई नहीं, एक मिनट। चलिए आप रिफ्रैक्शन जो होता है आपका अपवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, कोई किरण आती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चलो किरण यहां पर आई और यहां पर ये अभिलंब है और ये किरण यहां से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तब मेरे पैर वहां से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, थोड़ी सी वहां से क्या होती है, मार्ग में विचलित हो जाती है। तो मेरे पैर इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। जब प्रकाश के माध्यम, लिखिए आप, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर अपने मार्ग में क्या होता है, विचलित हो जाती है। अब यहां पर विचलित होने का कारण क्या है, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। इनमें कंडीशन होती है, अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, या विरल से सघन में जा रही है, अगर सघन से विरल जा रही है तो ये आएगा, विरल में आएगी तो नीचे को बेंड हो जाएगी। तो मेरे पैचो आप अभी ये प्रॉपर कंटेंट टॉपिक चलेगा, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, आपको याद करना है सिर्फ, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग में थोड़ी विचलित हो जाती हैं, इसी को अपवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, यानी कि पानी में जो सिक्का पड़ा रहता है, पानी में जो सिक्का ऊपर उभरता हुआ सा दिखाई पड़ता है, वो किसका एक उदाहरण है, अपवर्तन का एक उदाहरण है। तो अपवर्तन के मेरे प्यारे बहुत सारे उदाहरण हैं और अपवर्तन के जो 4 एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे गए। तब मेरे पैचो कंटेंट टॉपिक चल रहा है, चलेगा उसमें। तो फिजिक्स का जब मैं आपको टॉपिक पूरा कंटेंट कराऊंगा, डायग्राम बनाकर आपको अच्छे से बताऊंगा, तो वहां पर आपका बिल्कुल एक क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। तो मेरे पैचो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आप मेरे प्यार से देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने। चलो आज मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आपको आर्टिकल करने। देखिए आप अनुच्छेद 51 का के आपको याद करना, आज 43 का मेरे प्यार से याद करना है के, 48 का के आपको याद करना है, 39 का के आपको याद करना है, और 21 का ए आपको याद करना है, और आपको 19 का फर्स्ट का के आपको याद करना है, 19 का फर्स्ट का ए याद करना है मेरे पास, ए फर्स्ट का ए आपको याद करना है, ए में क्या लिखा हुआ है, और 74 का फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना है, 74 का फर्स्ट आपको याद करना है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप आज आपको सिर्फ यही आर्टिकल याद करने हैं, और सन की बात करोगे तो कुछ सन भी आप यहाँ पर ले सकते हो। आप सन में, आप इतिहास की सन में, अगर आप इतिहास की कुछ सनों को देखोगे तब मेरे प्यारे बच्चों आज देखना आप 1945, 1946 में आपको देखना है,
1944 आपको देखना है, 1941 आपको देखना है, 1941 और 1940 में आपको देखना है, 1939 आपको देखना है, 1938 आपको देखना है। इतनी ये सनों पर आपको आज ये होमवर्क है। आपको इतिहास का और संविधान का मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क दिया है, तब मेरे पहचान आप इनको अच्छे से वॉच करें और इनको आप देखें। क्लियर? और आपको अच्छे से कंटेंट में आपके यहाँ दे के जाता हूँ। आपको एक आपको नोबेल अवार्ड देखने 2019 के, नोबेल अवार्ड 2019 के नोबेल अवार्ड जो हैं उन पर आपको थोड़ा सा फोकस लगाना है कि करंट अफेयर्स की क्लास भी आएगी तो सारे अवार्ड आपको कराए जाएंगे। तो जहां पर भी आपके पास लिखे नोबेल अवार्ड 2019, तो नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो 2019 के आपको देखने नोबेल अवार्ड 2019 किस किस को दिए गए, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो। आप एक पॉइंट और, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपको देखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, खेल रत्न अवार्ड 2020 मेरे पे अच्छा आपको देखना है। बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए, यहां से क्वेश्चन 100% दिल्ली पुलिस में आएगा, 100% आएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। क्लियर? आपको एक एक अवार्ड एक एक अच्छे तरीके से याद भी लिखवाया भी जाएगा, लिखवाने की जिम्मेदारी है, याद करवाने की भी जिम्मेदारी है। ये जो विविध क्लास है अभी तो एक क्लास चल रही है, थोड़ा सा और सिलेबस को अभी खींच लिया जाए, उसके बाद सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा, सब कुछ आपके याद रहेगा। फिर भी मैं इन क्वेश्चनों को दोबारा से आपके लिए लेकर आता हूं क्योंकि आपकी परीक्षा को मुझे पास कराना है, परीक्षा फेल नहीं करानी है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको ये विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने सभी दोस्तों में, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हो। आप तो मेरे प्यारे बच्चों, दिशा प्लेटफॉर्म का जो चैनल है, आप इसे पूरे दिल्ली एनसीआर जहां पर भी आपके लिंक हैं वहां तक आप भेजिए और उनसे कहिए आप कि दिशा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, क्योंकि उन प्यारे बच्चों को भी या उन नादान बच्चों की जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिले और वो भी दिशा परिवार से जुड़ जाएं, तो बहुत अच्छा बेटर होगा। और जब वो जॉब पर जाएंगे, जब उनकी जॉब लगेगी, तो वो आपको भी याद करेंगे कि हमें तो दिशा की जो राह दिखाई है उसने बताई थी। क्लियर? अगर वो हमें इस सेंटर के बारे में नहीं बताता तो शायद हमारा नहीं हो पाता। क्लियर? तो मेरे बच्चों, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को क्लास जब आपने पढ़ी है तो मेरे बच्चों, सभी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन तो आप दबा ही दोगे मेरे बच्चों। आप चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।